तो अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में देख रहे हैं और सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसका। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लोग प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो जितना भी लिविंग सेल्स है, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, सभी लिविंग सेल्स में सबसे बाहरी जो कवर होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में वो आपका यह सेल मेम्ब्रेन ही होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है सेल का। एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए थिन ट्रांसपेरेंट, पतला होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, और इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। इलास्टिक होते हैं यानी रबर की तरह। रीजेनरेटिव यानी फिर से यदि कोई कट फट जाए तो फिर से ये रीजेनरेट कर सकते हैं। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल से भी अच्छा इसे आप कह सकते हैं सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वह आपका सेल मेम्ब्रेन ही होता है। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है। ओके, और अनदर नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी इसे कहते हैं। दूसरा इसे प्लाज्मा लेमा इसी को कहते हैं, यानी तीन तीन नामों से इसे संबोधित किया जाता है। और ये प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद है और यूकैरियोटिक, दोनों सेल्स में मौजूद है। जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते ही होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होते हैं? सारे सेल्स में होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उस सेल ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल द मेम्ब्रेन्स कवरिंग वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके चारों तरफ भी जो मेम्ब्रेन्स होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर का ही होता है, सेल मेम्ब्रेन ही होता है। इनसाइड द सेल हैव सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वही सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का आपका गोल्गी बॉडीज के चारों तरफ जो बाउंड्री है या न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो बाउंड्रीज है वो सेम नेचर का होता है। क्लियर? लेकिन सेल के चारों तरफ है तो इसलिए वो कहला रहा है सेल मेम्ब्रेन। एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन्स। और यदि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है ऐसा ही मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेम नेचर का मेम्ब्रेन यदि गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सब के चारों तरफ पाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? बायो मेम्ब्रेन्स। क्या कहते हैं? बायो मेम्ब्रेन्स। यानी सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ जो लेयर पाए जाते हैं, जो बाउंड्री वाल पाया जाता है, उस बाउंड्री वाल को हम लोग कहते हैं बायो मेम्ब्रेन्स। और सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री पाया जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बिकॉज बायो मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं दे प्ले वाइटल फंक्शंस फॉर अ लिविंग सेल्स, क्योंकि यह एक वाइटल फंक्शंस प्ले करता है आपका कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन्स। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या? बायो मेम्ब्रेन्स, क्योंकि यह वाइटल फंक्शंस प्ले करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपको रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जितना भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है साइटोप्लाज्म और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसे मेंटेन करने वाला, रेगुलेट करने वाला, देख रेख करने वाला, चौकीदार का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं? ये जो सेल है, सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, ये होते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाहर आपका होता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल से अंदर या बाहर कोई चीज को, अंदर बाहर कोई चीज को होना है, अंदर बाहर आना जाना है, तो उसको रेगुलेट्स करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मेनी मैक्रोमोलिक्यूल्स। और बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस भी कोई करता है तो वो कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्स टू वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुली। और बहुत सारे फिजिकल और केमिकल स्टिमुली के खिलाफ, है ना, फिजिकल और केमिकल स्टिमुली पर आपको रिएक्शन शो करता है तो वो कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमारे बॉडी पर स्किन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली पर
रिएक्ट करता है, अगर चूटी काटो तो कहेगा दर्द किया, तो वैसा ही रिएक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी शो करता है सेल का। और यदि हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कोई है हमारे बॉडी का, तो वो ह्यूमन आरबीसी है, ठीक है ना। हम लोग ह्यूमन आरबीसीएस, बॉडी में हमारा जो आरबीसीएस है, उस रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स, आरबीसीएस का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स, उसी से हम लोग क्या करते हैं, बायोकेमिकल कंपोजिशन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का, कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना हुआ किस चीज का है। तो देखा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीजों का बना होता है। एक तो आपका लिपिड्स, जिसे कि आप फैट कहते हैं, दूसरा आप प्रोटीन्स, जिसे बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आलू में बड़ी पाया जाता है ना। तो ये 3 चीजों से मिल करके बनता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और लिपिड्स की मात्रा देखी गई है 40% तक लिपिड्स होता है, प्रोटीन्स 58 से 59% होता है, इसीलिए से तो कहते हैं बॉडी बिल्डिंग, खूब प्रोटीन खाओ तो बॉडी बनेगा। और कार्बोहाइड्रेट्स मात्र 1 से 5% होता है, यानी मेनली जो पार्ट होते हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन्स ही होते हैं। लिपिड्स कितने होते हैं जल्दी से बताइए, 40%, वेरी गुड। और प्रोटीन्स कितने मौजूद होते हैं, तो 58 से 59% क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है प्रोटीन्स। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वह 1 से 5% मौजूद होता है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। तो आइए, जो लिपिड्स जो रहता है हमारे को सेल मेम्ब्रेन में, वो कितना रहता है, 40%। तो इस लिपिड्स के बारे में अब विस्तृत अध्ययन कर लें। लिपिड्स जो होता है वो मुख्यतः बना हुआ होता है फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, 2 चीज से बनकर मिलता है लिपिड्स। एक होता है उसमें फास्फोलिपिड पाया जाता है और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, ये 2 चीजों से मिल करके बनता है लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो होता है लिपिड्स में वो 55 से 75% होता है। लिपिड्स में जो फॉस्फोलिपिड रहेगा वो कितना है, 55 से लेकर के 75% तक फॉस्फोलिपिड्स होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आप घटा लो तो आ जाएगा 25 to 32%। टोटल लिपिड का में अगर आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल का हिस्सा कितना है, 25 to 32%। और यह जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में फंसा हुआ रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल हो गया ऊपर नीचे, तो बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ रहता है। लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर इन द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, कैसे, बाइलेयर, 2 लेयर में अरेंज रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्फीफैटिक नेचर। और इनका नेचर जो होता है, याद रखेंगे, एम्फीफैटिक नेचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स जो अरेंज रहते हैं वो बाइलेयर में रहते हैं और नेचर इनका रहता है एम्फीफैटिक। अब यह एम्फीफैटिक नेचर कहने का अर्थ हो गया कि पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह का नेचर रहेगा, यानी हाइड्रोफिलिक भी रहेंगे और हाइड्रोफोबिक भी रहेंगे, दोनों तरह के नेचर रहते हैं। माने नफरत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, है ना। कोई आपके यहाँ ऐसा आदमी आ गया जिससे आप नफरत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, यानी न उसे आप भगा सकते हैं और ना उसे बैठा सकते हैं, है ना। यानी दोनों तरह का नेचर है, जरूरत पड़ेगा तो भाई उसके गले भी मिल जाएंगे और ना जरूरत पड़ेगा तो उसे लात मार के भगा भी देंगे। तो ये दोनों तरह का नेचर जो है वो शो करता है यह लिपिड्स, ये ध्यान देने का चीज है। यानी इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एम्फीफैटिक नेचर। तो ये जो लिपिड्स जो होते हैं इसका पोलर और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। इसमें जो हेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, नहीं तो हाइड्रोफिलिक होते हैं हेड, जो कि क्या होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं। और नॉन पोलर पार्ट होता है वो कौन, हाइड्रोफोबिक टेल्स। और टेल्स जो होता है वो नॉन पोलर होता है। और पोलर और हाइड्रोफिलिक हेड और ग्लिसरॉल ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 लेयर्स are directed in opposite direction and interact with aqueous environment on both sides।
और जो पोलर जो होता है हाइड्रोफोबिक हेड जो होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का, वो 2 लेयर्स का डायरेक्टेड होता है अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में होगा तो एक इस डायरेक्शन में, ऐसे रहेगा, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शंस में रहता है बोथ साइड्स पे। और नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ 2 लेयर्स फेस ईच अदर, और जो टेल्स होते हैं ये नॉन फोबिक हेड्स के, ये दोनों एक दूसरे के साइड में फेस करते हैं, ये रहा है ना, फेसिंग कर रहा है। दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स अ वाटर रेजिस्टेंट बैरियर, और इस तरह का अरेंजमेंट के चलते क्या होता है, यह वाटर रेजिस्टेंट बैरियर बना लेता है और पानी को आसानी से अंदर में प्रवेश करने नहीं देता है। और अगर हम लोग देखें तो मोर कॉमन टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स के और भी बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट रहने वाला है वो लेकिथीन, ये ध्यान देने का चीज़ है, लेकिथीन। और भी हैं जैसे सिफेलिन, फॉस्फेटाइडिल साइरिन, फॉस्फेटाइडिल सेरिन और फॉस्फेटाइडिल आयोनोसाइटोल और फॉस्फेटाइडिक एसिड। तो ये ध्यान देने का चीज़ है कि फॉस्फोलिपिड्स के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है लेकिथीन, मोस्ट एबंडेंट रहता है। और है कीफेलिन, फॉस्फेटाइडिल सेरिन एंड फॉस्फेटाइडिल आयोनोसिटॉल और फॉस्फेटाइडिक एसिड, ठीक है ना, यानी फॉस्फा से शुरू रहता है। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कौन बनाता है, तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का ही काम है। और वो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, लेकिथीन हो सकते हैं, सिफेलिन हो सकते हैं, फॉस्फेटाइडिल सेरिन हो सकते हैं, फॉस्फेटाइडिल आयोनोसिटॉल हो सकता है या फॉस्फेटाइडिक एसिड हो सकता है। और इसका काम क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और अलाउ द फास्टर मूवमेंट ऑफ फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, और फास्टर मूवमेंट अलाउ करता है फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को। फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि भाई आप मूव करो। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का काम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्टेबिलिटी देता है, स्टेबलाइज करता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। और फॉस्फोलिपिड का काम क्या है, यह स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। यानी जैसे घर आपका बनता है तो घर का छत आप देखें ढलाता है, तो उस पर क्या होता है, आपको बहुत सारे रड का बंधन बनाया जाता है ना, इस तरह का। तो दिस इज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यह स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बन गया। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, यानी कि फिर इसमें सीमेंट बालू डाल दीजिए तो वो क्या कर देगा, उसको स्टेबिलिटी दे देगा और पूरा वो छत तैयार हो जाएगा, वो जम जाएगा। ठीक यह काम है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का, जो कि लिपिड्स के पार्ट है। अब लिपिड्स तो समझ गए, अब सेकंड पार्ट जो होता है वह होता है प्रोटीन्स। तो जो कि आपको क्या रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं। और यह जो प्रोटीन्स जो होता है यह आपको 58 से 59% देखा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 58 से 59% क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। और सिंगर साहब ने 1971 में डेमोन्स्ट्रेट किया दैट दीज मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये जो प्रोटीन्स जो होता है वह 2 तरह से पाए जाते हैं। एक जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, यानी बाहर रहते हैं, ठीक है ना। ये लिपिड्स का पूरा, ये जो लाल लाल वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये लिपिड है। लिपिड का पूरा समझ लीजिए कि आइसबर्ग है, लिपिड का पूरा आइसबर्ग है, यानी कि बर्फ का पूरा नदी है लिपिड का, है ना। तो लिपिड की पूरी ये नदी है और इस नदी में क्या है कि ये प्रोटीन आपको तैर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो फ्लोट कर रहा है नाव की तरह नदी में, उसे हम लोग कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इसी का दूसरा नाम है पेरीफेरल। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को ही हम लोग कहते हैं क्या, पेरीफेरल प्रोटीन। और दूसरा प्रोटीन जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, यानी पनडुब्बी की तरह अंदर में घुस गया और चलते रहता है। तो दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स। उस प्रोटीन्स को कहते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रल प्रोटीन्स। यानी ये जो लिपिड्स है ये हमारे को क्या हो गया, नदी हो गया, और उस पर जो नाव तैर रहा है वह नाव हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे कि हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। और पनडुब्बी जो अंदर में धंसा हुआ है प्रोटीन्स, जो पनडुब्बी की तरह रहता है, यानी कहने का अर्थ हो गया इंटीग्रल प्रोटीन,
जिसका दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। उसे हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो अगर आप ध्यान दो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को, तो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या रहते हैं, लाई आउटसाइड, बाहर की तरफ रहते हैं, आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आउटर पे भी और इनर सरफेस दोनों साइड से आपको ये बाहर की तरफ रहेंगे, एंड आर लूजली अटैच्ड बाय वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, और ये लूजली अटैच्ड होते हैं। ये प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ अटैच जो रहते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स के द्वारा। दीज फॉर्म अबाउट 30% ऑफ द प्रोटीन्स। जो हमारा प्रोटीन जो है वह रहता है 58 से 59%, और इस 58 से 59% में 30% जो प्रोटीन्स है वो क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ठीक है। और बाकी का जो 70% जो प्रोटीन होता है, टोटल जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो 70% प्रोटीन्स जो हैं वो इंट्रिंसिक है। यानी कहने का अर्थ है कि ये नदी है और इस नदी में क्या है, नाव तैर रहे हैं, और ये नाव क्या है आपका पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है, और ये टोटल कितना होता है, 30% होता है प्रोटीन का पार्ट का। और अंदर में जो मछलियां हैं, ठीक है, जो तैर रही हैं, मछलियां जो तैर रही है वो लगभग 70% होती है, और इस मछलियों को हम लोग कह रहे हैं क्या, कि यह है इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स, और ये 70% प्रोटीन्स का भाग होता है। दीज आर पार्शियली और कंप्लीटली इम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। या तो यह पार्शियली धंसा हुआ रहे इस तरह से, या पूरा का पूरा धंसा हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। दीज आर नॉट इजिली सेपरेबल, और इसे आप आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन्स तो बहुत तरह के पाए जाते हैं आपको सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन तो देखे ही, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इस जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो आपने ये दो तरह का जो प्रोटीन देखा, पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स, इस प्रोटीन्स को हम लोग और भी कई भागों में बांट देते हैं कि यह प्रोटीन्स या तो स्ट्रक्चरल नेचर का हो तो उसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं, यदि एंजाइमेटिक नेचर का हो तो उसे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स कहते हैं, यदि कैरियर का काम कर रहा है तो कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, और यदि हार्मोनल काम कर रहा है तो उसे हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। तो इतने तरह के प्रोटीन्स ये हो सकते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। यदि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स रहेगा तो फॉर्म द बैकबोन ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी। अब जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल है वो क्या कर रहा है, बैकबोन बनाने का काम कर रहा है मेम्ब्रेन का। हर प्रोटीन का अलग अलग काम है ना, और प्रोवाइड कर रहा है इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी। और जो प्रोटीन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है वो एंजाइम सेक्रेट कर रहा है, जैसे मैग्नीशियम प्लस प्लस माइनस माइनस अटैच्ड एटीपेज, सोडियम प्लस माइनस पोटेशियम प्लस एक्टिवेटेड एटीपेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, आरएनएच। तो ये सब चीज जो है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स आपको सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटी, जो कि सेलुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। कैरियर प्रोटीन्स जो रहते हैं मौजूद, वो हेल्प इन फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कोई भाग लेता है तो कैरियर प्रोटीन्स, ये कुरियर का काम करता है। कौन, कैरियर प्रोटीन्स। और ये इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक किसी रूप में हो सकता है। हार्मोन रिसेप्टर जो प्रोटीन्स होते हैं हेल्प इन द एक्शन ऑफ क्विक एक्टिंग हार्मोन्स, दैट इज एपिनेफ्रिन। और हार्मोन रिसेप्टर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्विक एक्शन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन। और थर्ड जो आपका पार्ट जो है जिससे कि आपका सेल मेम्ब्रेन बना होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो बहुत कम मात्रा में रहता है, अबाउट 1 से 5% ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मात्र 1 से 5% ही टोटल का सेल मेम्ब्रेन का पार्ट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी रेस्ट जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो या तो हेक्सोजेज के रूप में हो, या हेक्सोसैमीन, फ्यूकोज, सियालिक एसिड, इन सब चीज़ों के रूप में रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और दीज आर प्रेजेंट एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद रहते हैं। तो एक तरह से आप लोग देख लिए कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं
वो बने हुए होते हैं किस किस चीज़ के, तो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। और नेचर जो लिपिड्स का होता है वह कैसा होता है, तो एम्फीफैटिक नेचर होता है। और लिपिड्स जो होते हैं वो 40%, प्रोटीन्स 58 से 59% और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो अबाउट 1 to 5% रहते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर किस किस चीज़ का सेल मेम्ब्रेन बनता है ये तो देख लिया, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी किस चीज़ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ये तो आपने देख लिया कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अब बताइए पूरा डिटेल में। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और इसे पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और इस संबंध में स्ट्रक्चरल मॉडल्स के संबंध में 3 साइंटिस्ट ने 3 मॉडल दिया गया है। एक है सैंडविच मॉडल, दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तीसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 3 मॉडल हम लोग को पढ़ना है। सैंडविच मॉडल जो सबसे पहले दिया गया वो जे डैनियली एंड एच डेफसन के द्वारा 1935 में। तो ये आपको याद रखना है कि सैंडविच मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया, तो वो दिया जे डैनियली एंड एच डेफसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो दिया गया है किसके द्वारा, जे डेविड रॉबर्टसन के द्वारा। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया किसके द्वारा, जे डेविड रॉबर्टसन के द्वारा। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया, एच जॉनसन, सिंगर एंड गर्थ निकल्सन के द्वारा 1972 में। और यही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है और एडवांस्ड मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार ही अभी एक्सेप्टेड है। और ये दिया गया किसके द्वारा, हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। और सिंगर साहब का फुल नेम क्या है, एच जॉनसन सिंगर, और निकोलसन साहब का फुल नेम है गर्थ निकोलसन। दिया गया कब, 1972 में। तो अब हम लोग ये तीनों मॉडल जो है सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जे डेविड रॉबर्टसन के द्वारा और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा जो दिया गया, एक एक मॉडल को बारी बारी पढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।